इतिहास ये बताता है कि जब जब बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स एक साथ सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब पिछले कई वर्षों का ये अनुभव है कि सरकार उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिक्लेयर करती है। उसको सीधा असर ये होता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। अपर ग्रेड का वर्कर हो, लोअर ग्रेड का वर्कर हो, ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनने वाले हैं। इनका परमानेंट जॉब खत्म होने वाला है कि बैंकिंग सेक्टर में हमको 49% का एफडीआई लाना है। ये तो बजट के वक्त सरकार एक घोषणा करेगी। आज की तारीख में सारे 12 बैंकों में पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप है तो भारत सरकार की है। जो आंदोलन होंगे या अब से जो आंदोलन शुरू हो गए हैं, चाहे वो लेबर लॉस के बारे में हो, चाहे लेबर कोड के खिलाफ हो, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव आने जा रहे हैं जिसमें नेशनलाइजेशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं, बैंकों का सेल होगा जिसमें एडीबीआई का नंबर पहला आएगा। और इसके लिए सितंबर में जो तय था एडीबीआई बैंक को बेची जाना, वो अब शायद इस बजट के वक्त हो जाएगा, जहां पे एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई नमस्कार, मैं विश्वास उर्की हूं। सभी बैंक कर्मियों ने ये तो देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक पब्लिक बैंकिंग सेक्टर को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में तय किया है। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के एचआर हेड ने ये नोटिफाई कर दिया है 2 दिन पहले। मतलब पूरा बैंकिंग क्षेत्र ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तहत आता है। वो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर है। ये कानूनी प्रावधान है। सरकार मालिक है, इसलिए सरकार को यह हक बनता है कि किसी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर करे। आमतौर पर हम जानते हैं कि फायर सर्विसेज होती है, वाटर सर्विसेज होती है, इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जाना जाता है और ये सही भी है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि जब जब बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स एक साथ सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब पिछले कई वर्षों का ये अनुभव है कि सरकार उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिक्लेयर करती है। उसको सीधा असर ये होता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो आपके लिए आंदोलन में बाधा लाना ये सरकार का काम बनता है। आपकी मांगे कुछ भी हो, लेकिन सरकार के देखिए बैंकिंग सेक्टर ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, कानून में हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर हाँ, आप रीजनल लेबर कमिश्नर हो या चीफ लेबर कमिश्नर हो या फिर कानूनी जो प्लेटफॉर्म हो उपलब्ध, वहां पर आपको इसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से अधिकार तो है, कानून में ये प्रावधान भी है। लेकिन आज के तारीख में बैंकिंग क्षेत्र में जो बदलाव आने वाले हैं, हमको किस तरीके से इस आईबीए के जो सर्कुलर में या नोटिफिकेशन का हो, इसमें जो लिखा है उसको हम कैसे जाने। सवाल ये है, चाहे आप बैंक ऑफिसर्स हो, चाहे बैंक एम्प्लॉय हो, अब कोई भी यूनियन हो या कोई आप रिटायरीज भी हो, आपको सरकार के या इंडियन बैंक एसोसिएशन के या बैंक के किस नीति के बारे में कुछ कहना भी है, कुछ आंदोलन करना है, कुछ विरोध असंतोष विजिबल करना है, तो फिर ये मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है। जैसे आज के तारीख में हम जानते हैं कि कोई आंदोलन होता है तो पुलिस 144 डिक्लेयर करती है और फिर आप इसी जगह पे आंदोलन कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मोर्चा निकाल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। या 5 आदमी से आगे
अगर आप इकट्ठा होते हो तो ये कानून का वायलेशन होगा और फिर आपको पुलिस कस्टडी में जाके बैठना पड़ेगा या जेल में भी जाना सकता है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस है ताकि आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया जाए। अब सरकार ने, देखिए पार्लियामेंट का एक सेशन तो खत्म हो गया है, पार्लियामेंट का दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है, वो है बजट सेशन। आमतौर पर वो 1 फरवरी को होता है, इस बार वो शायद 1 तारीख एक संडे है, इसलिए मंडे 2 तारीख 2 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। इस बजट के पहले जो फाइनेंशियल सेक्टर में माहौल बना है, वो माहौल अगर आप देखते हो, सरकार के इरादे वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, ओपन तरीके से वो बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? नंबर 1 कि बैंकिंग सेक्टर में हमको 49% का एफडीआई लाना है। ये तो बजट के वक्त सरकार एक घोषणा करेगी। आज की तारीख में सारे 12 बैंकों में, पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप है तो भारत सरकार की है, वो 51% से लेकर 90-95% तक है। उसको वो ऑलरेडी सरकार का जो हिस्सा है, मालिकी हिस्सा जो है, वो घटाने की कोशिश जारी है। तो सारे बैंक मार्केट में अपने 6%, 10%, 15% शेयर्स बेच रहे हैं। अब इस तरीके से बजट के आसपास सारे बैंकों में ये होता रहेगा, ये एक बात। और सरकार जब बजट के वक्त 49% का प्रावधान लाएगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज के तारीख में जो 20% का रेस्ट्रिक्शन है और 10% का वोटिंग राइट उनको है, वो उठा के उनको 49% का पार्टिसिपेशन बैंकों की मालिकी में अलाउ किया जाएगा। अब इसके खिलाफ तो बैंक एम्प्लॉय, एक भारतीय मजदूर संघ की यूनियन छोड़कर सारे यूनियन, उनका एक मत है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% बैंकिंग सेक्टर में आना, फाइनेंशियल सेक्टर में आना, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी में तो उन्होंने 100% प्रावधान किया है। जो हाल ही में जो विंटर सेशन पास हुआ वहां पे वो बिल पास हो गया है। तो एलआईसी में, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और बैंकिंग सेक्टर में 49% आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारा ओनरशिप रखेंगे, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49%, अब वोटिंग राइट उसका क्या होगा? अभी सरकार इन मामलों में कुछ बात नहीं कर रही है कि उनका वोटिंग राइट क्या होगा, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% हो सकता है। इसको पिछले 6 महीने में बहुत बार दोहराया गया है। अब वो निर्णय कैबिनेट का हो चुका है, ये उन्होंने ऐलान किया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने भी ये ऐलान कर दिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी ये ऐलान कर दिया है। एलआईसी के बारे में तो पास हो गया बिल। ये एक बात। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि आंदोलन तेज हो जाएगा। यूनियंस के जो रेशनल इश्यूज है, इसके बारे में स्ट्राइक नोटिस जारी हो गई है। यूनाइटेड फोरम का स्ट्राइक नोटिस जारी हो गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी तय किया है कि बजट के वक्त हम स्ट्राइक करेंगे। अब ये स्ट्राइक नोटिस आएगी, उस वक्त कंसिडरेशन तेज हो जाएगा, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होने के कारण स्ट्राइक करने में बाधा आ सकती है। ये सरकार इशारा करके सारे यूनियंस को बता रही है। अब यूनियन जब स्ट्राइक करती है, जो लोग अंदर काम करते हैं वो, उनका तो काम है कि सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में सरकार अगर एफडीआई का ये प्रावधान लाती है और सरकार खुद की ओनरशिप घटाती है, तो फिर बैंकिंग क्षेत्र को बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ से सरकार ये भी कह रही है कि हमारे 12 बैंक से, आज के तारीख में हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक है, तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक भी है। तो ये 12 बैंकों में से सरकार कहती है हम 3 या 4 बैंक रखेंगे। सबसे बड़ी बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, ये तो उन्होंने कह दिया। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक रहेंगी, वो नंबर 2 है। कैनरा बैंक रह सकती है, दक्षिण की सबसे बड़ी बैंक है। तो ये 3 या 4, चौथी कौन सी रहेगी ये बात अलग है।
शायद वो यूनियन बैंक रहेगी बंबई की। तो ऐसे वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 3 बड़ी बैंकें नहीं रहेगी, यूको बैंक वेस्ट बंगाल की नहीं रहेगी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं रहेगी, ये तो मान के चलो, और पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं रहेगी, ये भी मान के चलो, तो कुछ सालों पहले या 4 होंगे। इस प्रक्रिया में सरकार अपनी ओनरशिप इन 4 या 3 बैंकों में रखेगी, लेकिन वो 49% एफडीआई लाएगी, आमंत्रित करेगी और फिर कहेगी कि हम ओनरशिप रखेंगे। लेकिन बात साफ है, 49% जब एफडीआई आएगा तो सरकार के सारे निर्णयों को प्रभावित करेगा, और इस प्रभाव में सरकार का 51% कहीं का कहीं बह जाएगा, एफडीआई हावी हो जाएगा। और फिर अगले साल ये सवाल आएगा, 49% एफडीआई जैसे एलआईसी में 100% हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में भी होना चाहिए। ये दबाव तो आएगा, और ये सरकार हर दबाव को, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, चाहे वो और किसी भी विदेश का, सारी विदेश नीति तो फेल हो गई है, हमारी संरक्षण नीति फेल हो गई है, हमारा फॉरेन अफेयर्स हो या हमारा डिफेंस सेक्टर हो या हमारी फाइनेंशियल सेक्टर में आज बहुत खतरा हो गया है, क्योंकि सरकार हर जगह फेल हो रही है, हर जगह सरेंडर हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस देश के फाइनेंशियल सेक्टर में जो खतरा आ रहा है वो देश की नीति के कारण हो रहा है, और इसलिए इस देश के सारे यूनियंस और जो लोग ऑर्गेनाइज नहीं है वो भी इस खतरे को महसूस करके, चाहे वो पेंशन उपभोक्ता हो या फिर बैंक जब 12 के 4 बनेंगे और फिर एफडीआई बोर्ड बड़ी तेजी से आएगा, और 4 लेबर कोड जब भी आएंगे, तब हमारी सारी सर्विस कंडीशन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बात आ सकती है कि अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से द्विपक्षीय वार्ताएं होते रहती है और बाद में सेटलमेंट भी होता रहता है, अब ये सेटलमेंट होने की संभावना खत्म हो गई है जब 4 लेबर कोड आते हैं। जब तक वो 4 लेबर कोड को एक कड़ा विरोध, और ये कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर को कड़ा विरोध तमाम वर्किंग क्लास के ट्रेड यूनियंस के जरिए नहीं होता है, तमाम रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं होता है, तब तक इन्होंने जो कुछ पिछले 70, 75 या 100 साल में जो हक हासिल किए हैं लड़ाई करके, स्ट्रगल में संघर्ष करके, उन सारे मुद्दों पर पानी फेरा जाएगा। लोग जब असंतुष्ट है, लोग जब आंदोलन के रास्ते पे जाएंगे, और देश का माहौल वैसे ही बना है, जब कानूनन मजदूर, मध्यम वर्गीय और कोई भी जो अपर ग्रेड का वर्कर हो, लोअर ग्रेड का वर्कर हो, ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनने वाले हैं, इनका परमानेंट जॉब खत्म होने वाला है। ऐसे वक्त जिसको सेंस है, वो तमाम सुशिक्षित आदमी या अशिक्षित आदमी, उनके नौकरी को जो खतरा होता है, उनके सर्विस कंडीशन को जो खतरा है, हाँ मैं कहता हूं उनके पेंशन को भी खतरा होता है, तो वो लड़ाई के मैदान में आएंगे ही। ऐसा जब होता है तो वो लड़ाई एकजुट की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो ये जानती है, यूनियंस की एकजुटता, वो 10 यूनियंस है, लेकिन 10 यूनियन एक साथ नहीं है। वो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, लेकिन वो कितने यूनाइटेड है हम सब जानते हैं। रिटायर्स की संख्या तो 8 लाख के करीब है, वो कितने यूनाइटेड है, वो कितने, उनका बार्गेनिंग कितना है, सब जानते हैं। ऐसे वक्त हमारी आवाज को कुचल देना, बंद कर देना, हमारी मूवमेंट को खत्म करना या रोक देना, इसी वजह से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बैंकिंग क्षेत्र को लाया गया है। मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स का स्ट्राइक शुरू हुआ और खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स बहुत संघर्ष करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, क्योंकि वहां पर निजीकरण का एक बहुत बड़ा खतरा है। अदानी उसको खत्म कर रहा है, अदानी कब्जे में ले रहा है एमएसएमई को, अदानी कब्जे में ले रहा है देश के सभी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उसको, कोल सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो,
अब तो बारी आ गई बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की। और इसलिए बजट के वक्त जो आंदोलन होंगे या अब से जो आंदोलन शुरू हो गए हैं, चाहे वो लेबर लॉस के बारे में हो, 4 लेबर कोड के खिलाफ हो, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव आने जा रहे हैं, जिसमें नेशनलाइजेशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं, बैंकों का सेल होगा, जिसमें आईडीबीआई का नंबर पहला आएगा। और इसके लिए सितंबर में जो तय था आईडीबीआई बैंक को बेची जाना, वो अब शायद इस बजट के वक्त हो जाएगा, जहां पे एमिरेट्स, नेशनल बैंक ऑफ दुबई और कोटक महिंद्रा 2 क्यू में है आईडीबीआई को खरीदने के लिए। सारी तैयारियां पूरा हो चुकी है। लोग लड़ने की मंशा रखते हैं, लोग लड़ने के लिए स्ट्राइक नोटिस देते हैं, और वो आंदोलन बार बार जंतर मंतर हो या आजाद मैदान हो, यहाँ पे जोरों से चल रहा है। इसलिए सरकार के लिए और विदेशी भांडवल के लिए खतरा बहुत बड़ा है इस देश के वर्कर्स की तरफ से। और इसलिए वर्कर्स का, मध्यम वर्गीय हो या बाबू लोग हो या मजदूर हो फैक्ट्री में, इनकी आवाज बंद करने के लिए इन क्षेत्रों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का एक टैग लगा दिया गया है। आपकी आवाज बंद कर देंगे, आपके मूवमेंट बंद कर देंगे। और इसीलिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बैंकिंग क्षेत्र को अनाउंस कर दिया है। ये साफ बात है, साफ बात है। इसके खिलाफ लोगों को याद रखना होगा, लोगों को याद रखना होगा, इतिहास में ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के इम्पोजिशन या जब हड़ताल होता है या जब भी बड़े स्ट्राइक हो गए, सरकार ने कोशिशें की है, इमरजेंसी में कोशिशें की है, इमरजेंसी छोड़ दो, उसके पहले उसके बाद में भी ये सारी कोशिशें हर किसी सरकार ने की है। अब मोदी सरकार जब पूरा बैंकिंग सेक्टर, नेशनल सेक्टर को बेचने जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए बेचने जा रहा है, और मैं तो कहता हूं, अब अगर आपने आरबीएल का ट्रांजैक्शन देखा होगा, यस बैंक का ट्रांजैक्शन देखा होगा, तो फॉरेन गवर्नमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अक्वायर कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बात होती है, फॉरेन गवर्नमेंट दूसरी बात होती है। फॉरेन गवर्नमेंट यही कब्जा करेगा अगर आरबीएल को, यही कब्जा करेगा अगर यस बैंक को, तो फिर कर्नाटका बैंक हो या फेडरल बैंक हो, इनकी बारी तो आएगी ना। आज एक बैंक, परसों 2 बैंक, बाद में सारा निजी क्षेत्र। ये तो एफडीआई के अब बहुत नजदीक आ गया है चपेट में। और स्वयं गवर्नमेंट जो पब्लिशर बैंकों के ओनर है, उन्होंने 49% एफडीआई को परमिशन देने की बात कर दी है, और इसके जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो पूरा करेंगे, ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसलिए आंदोलन तेजी से होगा, और यही कारण है कि पब्लिक यूटिलिटी में बैंकिंग क्षेत्र को लाना, हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर को लाना, डिफेंस सेक्टर तो आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तो आ चुका है। आंदोलन दबाने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए, विदेशी भांडवल का रास्ता, रोडमैप, रेड कार्पेट से आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार उताविल है। इसलिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये अनाउंस करने का कानूनी प्रावधान जो है, वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जब लिखता है, तो इसका मतलब भारत सरकार का ये निर्णय है कि हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए उनके लिए जरूरी महसूस होता है, और उनका ये कदम हर तरीके से ये इमरजेंसी वाला है, ये फैसिज्म का एक नया तरीका है। लोगों की आवाज बंद करो, लोगों के हक छीन लो, और इसलिए जिम्मेदारी बनती है इस देश के करोड़ों नागरिकों की, सिर्फ वर्कर्स की नहीं, हम सब की, कि इस देश के नेशनल सेक्टर को बचाओ। चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे हमारे नेशनल बैंक हो, दे आर द प्रेशियस ज्वेल्स ऑफ दिस इकोनॉमी। बैंकों की वजह से इस देश की बढ़ोतरी हुई है, और नेशनलाइज्ड बैंक ने ही इस देश की प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ा किया है। आज की तारीख में एलआईसी का पैसा, बैंकों का पैसा इस देश के बड़े 50 कारपोरेट्स में है, और इसलिए वो कारपोरेट्स जिंदा है। लेकिन अब वो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को सरकार के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। इसका मतलब
बैंकों में जो सवा सवा सौ 200 करीब करीब 250 लाख करोड़ की जमा पूंजी पड़ी है, और एलआईसी में ऐसे ही लाखों करोड़ों जो प्रीमियम का पैसा पड़ा है ईपीएफओ में, और पब्लिक ट्रस्ट में लाखों करोड़ों जो जमा पूंजी पड़ी है, इन सब पर मोदी सरकार कब्जा करना चाहती है। और इस तरीके से हम 1947 के पहले के जमाने में जाएंगे। एक ईस्ट इंडिया का नाम तो आपने सुना था, ईस्ट इंडिया का ऑपरेशन बहुत लोगों ने जाना है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया कंपनी इस देश की फाइनेंशियल सेक्टर को विदेश के हाथों में बेचना चाहती है। यही फाइनेंशियल सेक्टर का कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, इनका एक इशारा हो गया है। इसका विरोध तो होके रहेगा। तमाम विपक्ष इसका विरोध करेंगे ही। आम आदमी विरोध करेगा, मजदूर विरोध करेगा, सारे मजदूर संगठन विरोध करेंगे, क्योंकि देश के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में एफडीआई और गवर्नमेंट की नीति बैंकों को और एलआईसी को बेच दो, ये देश के इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। संघर्ष के रास्ते से ही इस सरकार की इस नीति का हम पराजय कर सकते हैं। यही ये इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो एक लेटर आ चुका है कि वी आर डिक्लेयरिंग बैंकिंग सेक्टर under the provisions of the act that banking is a public utility services। मतलब आपकी आवाज बंद करना है, आपका आंदोलन नहीं चलेगा। और हम उनको इशारा देता है, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद।